बंगाल में पूर्वी मेदिनीपुर का दीघा जगन्नाथ मंदिर एक बार फिर सुर्खियों में। इस मंदिर के नाम को लेकर पहले ही काफी बवाल हुआ और अब नए बवाल की वजह बना है ममता बनर्जी सरकार का एक फैसला। इस फैसले पर हंगामा इसलिए मचा है क्योंकि आरोप लग रहा है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का ठेका कई मुस्लिम दुकानदारों को दे दिया गया है। इसी बात को लेकर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच ठन गई। बीजेपी का आरोप है कि दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद बनाने के काम में मुस्लिम दुकानदारों को क्यों लगाया जा रहा है, जो सनातन का अपमान है। वहीं टीएमसी की दलील है कि भगवान सभी के लिए है। दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को लेकर छिड़े सियासी संग्राम की पूरी डिटेल भी आज आपको दिखाऊंगा, लेकिन घमासान की एक झलक देख लीजिए। आपका नाम क्या? मेरा नाम शम्स जमान। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से। ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। वो हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बरात तो होगी, तो इसके लिए दिक्कत क्या है? भले ही पश्चिम बंगाल के चुनाव में अभी वक्त है, विधानसभा चुनाव अगले साल होने हैं, लेकिन इन चुनावों की गर्मी अभी से पश्चिम बंगाल में दिखने लगी है। जब 30 अप्रैल को ममता बनर्जी ने दीघा जगन्नाथ मंदिर की पूरे धूमधाम के साथ प्राण प्रतिष्ठा की, तो उस वक्त भी बीजेपी ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार के डर से ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण वाली छवि से बाहर निकलने की कोशिश में जुटी है। प्राण प्रतिष्ठा में पहुंची ममता बनर्जी ने दावा किया था कि पूरी जगन्नाथ धाम की तरह दीघा जगन्नाथ मंदिर को वर्ल्ड मैप में ले जाएंगे और पश्चिम बंगाल के घर घर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाएंगे। इसके लिए कुछ दिनों पहले ममता सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था। हालांकि बीजेपी सवाल उठाती रही कि भाई जब जगन्नाथ मंदिर ओडिशा में है तो बंगाल में बनाने का क्या मतलब है, लेकिन ममता बनर्जी नहीं रुकी और अब प्रसाद को लेकर बवाल छिड़ गया। बड़ी मात्रा में प्रसाद बनाने के लिए टेंडर भी जारी हुए। बवाल तब शुरू हुआ जब यह बात खुली कि मुर्शिदाबाद जिले के रानीनगर इलाके में कई मुस्लिम दुकानदारों को भी दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने का टेंडर मिला है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने इस टेंडर की एक तस्वीर जारी की और आरोप लगाया कि रानीनगर में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने के लिए जिन 4 मिठाई के दुकानदारों को टेंडर मिला है, उनमें से 3 मुसलमान हैं। एक दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार है, जिसके मालिक का नाम राजू शेख दिखाया गया है। दूसरे दुकानदार का नाम भाई भाई मिष्ठान भंडार है, इसके मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम है। एक और दुकानदार का नाम सोनाली मिष्ठान भंडार है और इसके मालिक का नाम रजब अली लिखा गया है। हमारी टीम ने भी इस लिस्ट में दिख रहे दुकानदारों की पड़ताल की, जिसमें पता चला कि रानीनगर के टिप टॉप मिष्ठान भंडार और भाई भाई मिष्ठान भंडार को प्रसाद बनाने का ठेका मिला है और इसमें से एक दुकानदार ने यह भी माना कि उनकी दुकान में हलाल कबाब भी मिलता है। सुनिए जरा। आपका नाम क्या? मेरा नाम शम्स जमान। दुकान का नाम? राजू। दुकान का नाम टिप टॉप मिष्ठान भंडार। आपका दुकान में हलाल कबाब रेडी होता है? हाँ, हलाल होता है। कोई सरकारी ऑर्डर मिला? हाँ, सरकारी वीडियो से मुझको ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला? पैकेट का। हाँ, हमको ऑर्डर मिला जगन्नाथ धाम से, हमको ऑर्डर मिला। ये दुकान का नाम दादा भाई मिष्ठान भंडार। और मालिक का नाम? मालिक का नाम शबीरुल इस्लाम। हाँ, हम मिक्स करके दे देते हैं, मिक्स करके दे देते हैं उसको। आज लेके गया? हाँ, आज लेके गया। अब बीजेपी यही आरोप लगा रही है कि भाई भगवान का प्रसाद बन रहा है, मुसलमान के दुकान को टेंडर क्यों मिल रहा है, क्योंकि भाई अब वो तो खुद ही कह रहा है कि भाई हलाल वगैरह सब होता है इस दुकान में। अब सवाल उठता है कि जिस दुकान में हलाल वाले कबाब भी बन रहे हों, क्या उस दुकान में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार किया जाना चाहिए? बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का कहना है कि लोग इसे मिठाई समझकर खा सकते हैं, लेकिन प्रसाद के तौर पे तो नहीं ले सकते। लेकिन टीएमसी को बीजेपी के विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने तो यह तर्क दिया कि प्रसाद जिसको खाना है खाए, न खाना है मत खाए। और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर तो प्रसाद और पेट्रोल डीजल में फर्क तक नहीं कर पा रहे। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी और टीएमसी नेता हुमायूं कबीर को सुनिए एक बार। मैं पूरा प्रदेश का जनता को ये विनती करूंगा, ये मिठाई समझे ले लीजिए, ये प्रसाद नहीं हो सकता। और मैं खुलासा कर दूंगा
कुछ दूसरा समुदाय का रेशन डीलर और कुछ मिठाई का शॉप ओनर्स को ये मिठाई तैयारी करने के लिए टेंडर दिया है। मैं खुलासा कर दूंगा, मेरा पास सब जानकारी है। टेंडर का सिस्टम ओपन करे तो जे आदमी वो हिंदू हो मुस्लिम हो को तो कोई टेंडर में उनका बरात होगी, तो ये के लिए दिक्कत क्या है? ये तो आपत्तिजनक का ये इनका काम है। वो शुभेंदु अधिकारी के पहले बता दिए, उनका बहुत सारे पेट्रोल पंप है, उनका ओनर है वो, उनको पेट्रोल पंप के वो लिफलेट लगाने के लिए बता रहे जो कोई मुस्लिम को मैं ही पेट्रोल डीजल बेचेगा नहीं। मतलब कोई कनेक्शन है दोनों बातों का कि पेट्रोल डीजल मुसलमान को नहीं दूंगा, और बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमान से क्यों आप हिंदू मंदिर का प्रसाद बनवा रहे हो। दोनों को क्लब कर दिया। इस बवाल के बीच ममता सरकार ने पश्चिम बंगाल के घर घर तक दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद पहुंचाने की योजना भी शुरू कर दी। इस योजना के तहत दीघा जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद के बॉक्स में खाजा, पेड़ा और दीघा जगन्नाथ मंदिर की तस्वीर और मंदिर में स्थापित भगवान की तस्वीर शामिल हो। इस प्रसाद को राशन की दुकानों के जरिए लोगों में बांटा जाएगा और कई इलाकों में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बंटना शुरू भी हो चुका है। दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने को बीजेपी सनातनी आस्था से खिलवाड़ बता रही है। इसके लिए बीजेपी इससे लिए प्रसाद बनाने के लिए सनातन का नियम क्या कहता है, यह समझना भी जरूरी है। भगवान को भोग लगने वाला प्रसाद पूरी शुद्धता से बनाया जाना चाहिए। जो भी भोग बनाएगा वो शरीर के साथ मन की शुद्धता का भी ध्यान रखेगा। भोग की वस्तुओं में शुद्धता होनी चाहिए, वो अपवित्र ना हो उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। मांस, मदिरा और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वालों को भोग बनाने का अधिकार नहीं है। भगवान का भोग जो भी बनाएगा, भोग तैयार होने और अर्पित होने तक उसे उपवास रखना चाहिए। भोग बनाने का स्थान भी शुद्ध होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, भोग बनाने के वक्त भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जहां भोग बन रहा हो वहां माहौल भी भक्तिमय होना चाहिए। भोग बनने के बाद उसे अशुद्धता से बचाना भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिए, जब सनातन धर्म में प्रसाद बनाने के लिए इतने सख्त नियमों का पालन करने की मान्यता है, ऐसे में दीघा जगन्नाथ मंदिर का प्रसाद तैयार करने का जिम्मा मुस्लिम दुकानदारों को सौंपने पर सवाल उठ रहे हैं। और ये वही ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी है जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध इस दलील पर कर रही थी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी में गैर मुसलमानों को जोड़ने का प्रावधान क्यों है। पश्चिम बंगाल के दीघा जगन्नाथ मंदिर को लेकर उस वक्त भी विवाद हुआ था जब सीएम ममता बनर्जी ने इस भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। पश्चिम बंगाल में बन रहे जगन्नाथ मंदिर के नाम को लेकर ओडिशा में जबरदस्त विरोध हुआ था। पूरी जगन्नाथ मंदिर के पंडितों, सेवकों और दूसरे लोगों ने मंदिर का नाम जगन्नाथ धाम रखने पर आपत्ति जताई थी। ओडिशा के लोगों का मंदिर बनाने पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन उनका विरोध उसके नाम को लेकर था। विरोध करने वालों की दलील थी कि जगन्नाथ धाम सिर्फ पुरी में है, किसी दूसरे मंदिर को यह नाम देना हिंदू मान्यताओं और परंपराओं के खिलाफ। पुरी जगन्नाथ मंदिर के वरिष्ठ सेवक रामचंद्र दास ने दावा किया था कि आदि शंकराचार्य ने भगवान जगन्नाथ पुरी पीठ को धाम का दर्जा दिया था। ऐसे में दीघा जगन्नाथ धाम कैसे बन सकता है? लेकिन इस विरोध के बीच भी ममता सरकार ने दीघा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवा दिया और अब प्रसाद को लेकर बवाल मचा है। पाठशाला में अगली क्लास, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि प्रलय के दिन वाला प्लेन हवा में नजर आया है। न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है क्या? उस हवाई जहाज का चैप्टर जो परमाणु बम फटने पर भी बचा लेने की ताकत रखता है, आपको उसके बारे में बताता हूं। आजकल ईरान और इजराइल एक दूसरे पर बम फोड़ रहे हैं, ये तो सब देख रहे हैं। एक से एक भयानक बम और मिसाइलें निकलकर आ गई हैं, लेकिन इसके बीच ही एक प्लेन की दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। और यह ऐसा प्लेन है जो तभी उड़ता है जब कयामत आने वाली होती है। इस प्लेन का नाम है डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय के दिन का हवाई जहाज। इसके दिखने के बाद पूरी दुनिया में लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रलय आने वाली है, क्या परमाणु बम फटने वाला है। आखिर डूम्सडे प्लेन में ऐसा क्या है जिसके उड़ान भरने से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है? इसे प्रलय का संकेत क्यों कहा जाता है? क्या अब न्यूक्लियर बम फटना फाइनल हो गया है? इन सारे सवालों के जवाब आज आपको दूंगा, लेकिन पहले सिर्फ प्रलय के दिन उड़ने वाले हवाई जहाज की एक झलक देख लीजिए। Then we go blow up all the all the nuclear stuff that's all over the place there.
आज जिस प्लेन की हम बात कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उसे डूम्सडे प्लेन यानी प्रलय के दिन वाला विमान कहा जाता है और यह अमेरिका के आसमान में उड़ता दिखा है। यह प्लेन मंगलवार रात को वॉशिंगटन डीसी के पास जॉइंट बेस एंड्रयूज पर उतरा, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या अमेरिका किसी न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर रहा है। और यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि डूम्सडे प्लेन सिर्फ नेशनल इमरजेंसी की स्थिति में ही उड़ान भरते हैं। डूम्सडे विमान का मकसद आपात स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति और बड़े अधिकारियों को सुरक्षा देना होता है। यह विमान अमेरिकी राष्ट्रपति या टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए तभी इस्तेमाल होता है जब परमाणु हमले जैसी इमरजेंसी की आशंका हो या कोई बहुत बड़ा खतरा हो। इसलिए जब अमेरिका में प्रलय के दिन उड़ने वाले विमान ने उड़ान भरी तो पूरी दुनिया के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल उठा कि क्या परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है। क्या अमेरिका ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करेगा या कहीं ईरान ही परमाणु बम तो नहीं गिरा देगा। एक्सपर्ट्स भी इस आशंका से इनकार नहीं कर रहे और कह रहे हैं कि डूम्सडे प्लेन उड़ाना अमेरिका की तरफ से बैकअप कमांड सिस्टम को सक्रिय रखने की एक तैयारी हो सकता है, जिससे युद्ध या परमाणु हमले जैसी स्थिति में राष्ट्रपति और अमेरिकी सेना के बड़े अधिकारी आसमान में सुरक्षित बैठकर निर्णय ले सकें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा इस प्लेन में है क्या कि इसे डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है इसका न्यूक्लियर अटैक प्रूफ होना। यह प्लेन परमाणु विस्फोटों तक को झेल सकता है। यह प्लेन रेडियो एक्टिव प्रभावों से भी सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर इस प्लेन से मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। किसी भी आपदा की स्थिति में यह विमान पूरे 1 हफ्ते तक बिना रुके उड़ सकता है और अगर इसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है तो हवा में इसको फिर से आप इसमें तेल भर सकते हैं। यानी ये बिना रुके कई कई दिन उड़ सकता है, ऐसा प्लेन है। और अगर न्यूक्लियर अटैक हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के काम आएगा। ये खूबियां इस विमान के नाम को जस्टिफाई करती हैं क्योंकि यह विमान अमेरिका ने खास तौर पर तबाही के दिन के लिए ही बनाया है कि जब डूम्सडे हो, प्रलय आए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को इसमें बचाया जा सके। बाहर से देखने पर यह प्लेन एकदम सामान्य विमान जैसा दिखता है, हालांकि है बहुत भारी भरकम, लेकिन युद्ध या परमाणु हमले की सिचुएशन में यह साधारण सा दिखने वाला विमान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सबसे ताकतवर बॉडीगार्ड बन सकता है। लेकिन यह विमान सिर्फ अपने सेफ्टी फीचर्स की वजह से डूम्सडे प्लेन नहीं कहा जाता। अमेरिका के पास 4 डूम्सडे प्लेन हैं जिन्हें E-4B नाइट वॉच भी कहते हैं। आधिकारिक रूप से इसे नेशनल एयरबोर्ड ऑपरेशन सेंटर यानी NAOC कहा जाता है। इस विमान में बैठकर अमेरिकी राष्ट्रपति और टॉप मिलिट्री अफसर युद्ध की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्लेन में 67 सैटेलाइट डिश एंटीना मौजूद हैं, जिसकी वजह से परमाणु अटैक होने की स्थिति में भी इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क काम करता रह सकता है। यह प्लेन साइबर अटैक प्रूफ भी है क्योंकि इस प्लेन का पूरा कंट्रोल सिस्टम मैनुअल है। इसके सिस्टम को हैक नहीं किया जा सकता, ऐसा दावा है। डूम्सडे प्लेन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि युद्ध की स्थिति में यह प्लेन वॉर रूम बन जाता है, जहां बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग कर सकते हैं, वॉर से जुड़े फैसले ले सकते हैं। इस प्लेन में एक साथ 112 लोग सफर कर सकते हैं। इस प्लेन में 3 डेक होते हैं, जिसमें एक ब्रीफिंग रूम, एक स्ट्रैटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम और एक कम्युनिकेशन एरिया होता है। डूम्सडे प्लेन की मैक्सिमम स्पीड ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 969 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। यह प्लेन एक बार तेल भर देने के बाद बिना रुके 11,500 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। यानी इस विमान में बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति कयामत के दिन से बच सकते हैं और किसी भी देश के लिए कयामत का दिन ला भी सकते हैं। बोइंग 747 को मॉडिफाई करके तैयार हुए डूम्सडे प्लेन्स को अमेरिका की वायुसेना ऑपरेट करती है। साल 1974 के बाद से यह प्लेन अमेरिका के पास है, लेकिन आज से पहले इसे सिर्फ 2 बार उड़ान भरते देखा गया है। जब 9/11 का आतंकी हमला हुआ था, उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि तब उनको पता नहीं था कि कहां कहां प्लेन घुस रहा है, मार दे रहा है, तो वो इसमें बैठाए जॉर्ज बुश को, हवा में घुमाते रहे। इससे पहले साल 1995 में अमेरिका की आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी फेमा ने ओपल तूफान के वक्त इस जेट को यूज किया था और अब अमेरिका के आसमान में एक बार फिर डूम्सडे प्लेन उड़ता नजर आया है। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप सवार थे या नहीं, इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या डूम्सडे प्लेन का उड़ान भरना ईरान के खिलाफ अमेरिका के न्यूक्लियर वॉर छेड़ देने का संकेत है। क्या अब न्यूक्लियर बम फटना पक्का है या फिर क्या उन्हें डर है अमेरिका को कि भाई ईरान न्यूक्लियर बम फोड़ देगा। दुनिया में सिर्फ 2 देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है, एक तो अमेरिका है, दूसरा रूस। रूस अपने डूम्सडे प्लेन को मैक्स डोम कहता है। इसे भी एयरलाइन विमान को मॉडिफाई करके तैयार किया गया। ये रूस वाला डूम्सडे प्लेन है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का फ्लाइंग कमांड सेंटर है। अमेरिका की तरह रूस भी कहता है कि इस प्लेन को न्यूक्लियर वॉर की सिचुएशन में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का डूम्सडे प्लेन 3 दिन तक हवा में रह सकता है।
न्यूक्लियर ब्लास्ट को सहन कर सकता है और किसी हमले का पता लगाकर जवाबी अटैक भी कर सकता है। इसमें समंदर के अंदर पनडुब्बियों से संपर्क करने का कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी अमेरिका और रूस दुनिया में सिर्फ यही दो देश है जिनके पास डूम्सडे प्लेन है। रूस के पास जो डूम्सडे प्लेन है, यानी कयामत में उड़ने वाला प्लेन, वो उसे सीक्रेट रखता है, लेकिन रूस के पास एक सीक्रेट डूम्सडे रेडियो स्टेशन भी है जिसे UBV-76 के नाम से जाना जाता है। रूस का यह रहस्यमयी रेडियो स्टेशन शीत युद्ध के समय से ही सक्रिय है, जिसका इस्तेमाल रूस इमरजेंसी सिचुएशन और युद्ध के वक्त करता है। इसमें कोडेड मैसेज, नंबर्स और कोड वॉइस मैसेज के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है। रूस का दावा है कि यह रेडियो कोडेड मैसेज भेजता है जो सैटेलाइट से भी दूर तक पहुंचते हैं। कोडवर्ड में भेजे जाने वाले इन वॉइस मैसेज को बड़े से बड़ा हैकर भी डिकोड नहीं कर सकता। रूस अपने इस रेडियो सिस्टम का इस्तेमाल मिलिट्री अलर्ट, परमाणु प्रोटोकॉल या गुप्त अभियानों के दौरान करता है। यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस अपने इस डूम्सडे रेडियो का इस्तेमाल कर रहा है। दावा तो यह भी है कि अभी इसी 4 जून को जब पुतिन ने ट्रंप से फोन पर बात की थी, तब भी डूम्सडे रेडियो से पुतिन ने अपनी मिलिट्री को कोडेड मैसेज भेजे थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, यह तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन अमेरिका के हवाई क्षेत्र में डूम्सडे प्लेन दिखना क्या कयामत के दिन के नजदीक आने का संकेत है? वक्त बताएगा। एक कयामत तो बादल भी लेकर आए हैं। अगला चैप्टर उसी पर है। गाड़ियां बह गई, लोग बह गए, बाढ़, बारिश और महासंकट की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें आ गई हैं। गजब ही हो रखा है। बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में मानसून का ट्रेलर देखकर ही लोग बाप बाप कर रहे हैं। इस साल मानसून समय से आगे चल रहा है, तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जहां जहां मानसून पहुंच गया है वहां की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, डैम ओवरफ्लो हो रखे हैं। आप तस्वीरें देखिए कितनी डरावनी। कहीं गाड़ियां बही चली जा रही, कहीं उफनती नदियों के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही। अब तो हिमाचल के पहाड़ों पर भी लैंडस्लाइड हो रही है। देश भर में कहां तक मानसून पहुंचा है और इसने लोगों को कैसे बेहाल कर रखा है, बाढ़ बारिश के हाहाकार की एक एक तस्वीर आपको दिखाऊं। लेकिन पहले कुदरत के कहर का एक ट्रेलर तो देख लीजिए। मॉनसून ने जो कहर बरपा रखा है उसका साइड इफेक्ट तो पहाड़ों पर भी दिख रहा है। यह लैंडस्लाइड शिमला के पास की है, जिसकी तस्वीरें देखने के बाद पहाड़ों पर जाने का प्लान बनाने वालों के बीच डर का माहौल। लैंडस्लाइड